वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एसपीएम की। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमें एक्टिविटी प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि हम एक्टिविटी प्लानिंग कैसे करते हैं, ये होता क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास पे या क्रिटिकल पाथ मेथड पे, इन सब पे तो वो हम न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी प्लानिंग। एक्टिविटी प्लानिंग क्या होती है? तो एक्टिविटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग what activities need to be done, when they should be done, how they will be done and who will do them in order to achieve a specific goal। तो एक्टिविटी प्लानिंग क्या होती है? एक्टिविटी प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी को करना है। ठीक है, कि हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी कब होनी है और वो एक्टिविटी कैसे होनी है। तो वो सब होता है एक्टिविटी प्लानिंग के अंदर, यानी कि पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हम एक्टिविटी। तो वो क्या होता है? एक्टिविटी प्लानिंग। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्लान। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है जो हम लेते हैं अपने एक्शंस को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली। तो एक्टिविटी प्लानिंग क्या हो गया कि हम डिसाइड कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं एक्टिविटी की कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो वो सब क्या होता है? एक्टिविटी प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक्टिविटी प्लानिंग के? फर्स्ट होता है अचीव गोल्स प्रॉपरली। हमें क्या करना होता है, हम किस लिए करते हैं एक्टिविटी प्लानिंग? ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके जो हमारे गोल्स हैं हम उसको अचीव कर सकें। एक्टिविटी प्लानिंग हमें हेल्प करता है इन कंप्लीटिंग टास्क को कंप्लीट करने में एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि जो गोल्स हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो सकें। सेकंड पॉइंट है हमारा टू यूज़ टाइम इफ़िशेंटली, ताकि जो हमारा टाइम है हम उसको इफ़िशेंटली यूज़ कर सकें। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम वाइजली एंड कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम विदाउट डिले। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। सपोज हमने पूरी प्लानिंग कर ली एक्टिविटी, तो हमारा क्या हो गया? टाइम कम हो गया और हम उस टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को टाइम दे पा रहे हैं बिना किसी डिले के, क्योंकि हम अब पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तो वो किसके अंदर आता है? इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है वर्क, ऑर्गेनाइज वर्क। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं यानी कि हम अपने प्रॉपरली वर्क को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स को, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को, और उससे हम अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में हम वर्क कर सकें। इट डिवाइड्स वर्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। ये जो वर्क है उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करता है, इसको ईजियर बनाता है टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। अवॉइड कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है। प्रॉपर प्लानिंग गिव्स क्लियर डायरेक्शन सो देयर इज़ लेस कन्फ्यूज़न अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये क्या करता है? इसका जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं तो उसकी वजह से हम जो कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अवॉइड कन्फ्यूज़न। देन फिफ्थ आता है इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। वैन एक्टिविटीज़ आर प्लान वर्क बिकम्स फास्टर एंड मोर इफ़ेक्टिव। तो जो हमारा वर्क है वो फास्टर हो जाता है और इफ़ेक्टिव हो जाता है। देन मेक बेटर डिसीजंस। एक्टिविटी प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम बेटर डिसीजंस ले सकें। प्लानिंग हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट वे टू कंप्लीट ए टास्क। देन ट्रैक प्रोग्रेस। ये हमें हेल्प करता है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, यानी कि चेक करने में कि हमारा जो वर्क है वो जैसे हमने प्लान किया था वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये आता है ट्रैक प्रोग्रेस। ये हमारे कुछ प्लानिंग्स होती हैं, एक्टिविटी प्लानिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अभी हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था एक्टिविटी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड टॉपिक है प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल्स। A project schedule is a time based plan to complete a project step by step। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल एक टाइम बेस्ड प्लान होता है, यानी कि प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या हो गया? टाइम बेस्ड प्लान हो गया जो हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फॉलो करते हैं। ए प्रोजेक्ट शेड्यूल इज ए डिटेल्ड प्लान दैट डिफाइंस व्हेन एंड इन व्हाट सीक्वेंस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म। देखो, सपोज करो हमने क्या किया, हमने लिखा कि 2 दिन में 2 डेज में ये वाला वर्क होगा कि हम क्या करेंगे? डिज़ाइनिंग करेंगे। देन 3 डेज में हम डिज़ाइनिंग करेंगे, वो करेंगे कोडिंग। देन 2 डेज में इम्प्लीमेंटेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? शेड्यूल प्रोवाइड कर दे कि हमें इतने टाइम में, एक टाइम बेस्ड प्लान हो गया कि हमें इतने टाइम में ये टास्क कंप्लीट करना है।
तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल एक टाइम बेस्ड प्लान होता है। अभी हमने पढ़ा कैसे कि 2 दिन में हमने यदि डिज़ाइनिंग करनी है, नेक्स्ट 3 डेज़ में हमें कोडिंग करनी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो टाइम बेस्ड प्लान हो गया कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये टास्क फॉलो करने हैं। डिटेल प्लान हो गया जो हमें बताता है कि हमें कब और किस सीक्वेंस में वर्क करना है। ये इंश्योर कराता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो टाइम पे और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंप्लीट हो। अब स्टेप्स क्या होते हैं इसके, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट शेड्यूल करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अब हमें पता चल गया हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे उन एक्टिविटीज़ को कि पहले कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, तो हमने वो सीक्वेंस में डाल दी। उसके बाद आइडेंटिफाई करनी है डिपेंडेंसीज कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी डिपेंडेंसीज। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम में एक एक्टिविटी हो सकती है, दूसरी हो सकती है, हमने क्या कर ली वो कैलकुलेट कर ली। अब हम असाइन करेंगे रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको असाइन कर रहे हैं रिसोर्सेज। उसके बाद डेवलप करेंगे शेड्यूल, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट स्टेप में मॉनिटर एंड कंट्रोल करेंगे। तो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट स्टेप की आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। तो आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि हम प्रोजेक्ट को स्मॉल टास्क के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि एक्टिविटीज़ बोलते हैं जिसे। तो हम क्या करते हैं, दिस इज़ यूजुअली डन यूजुअली यूजिंग वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हम इसका यूज़ करके बनाते हैं। ईच एक्टिविटी शुड बी क्लियर एंड मैनेजेबल, हर एक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। यानी कि हमें एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ से कब हम टास्क परफॉर्म करेंगे। देन आता है सीक्वेंस। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब हम उन्हें क्या करना है, उन्हें सीक्वेंस में लाना है। अरेंज ऑल एक्टिविटीज़ इन द करेक्ट ऑर्डर में लाओ। जैसे पहली एक्टिविटी है, हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। तो देन कोडिंग है और डिज़ाइनिंग है। तो पहले हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो पहले हम उसको अरेंज करेंगे सीक्वेंस में, पहले हम डिज़ाइनिंग लिखेंगे, उसके बाद कोडिंग लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। अब हमने वो अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है डिपेंडेंसीज, यानी कि कौन सी किस पे डिपेंडेंट है। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टास्क, उन टास्क के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। कोडिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर डिज़ाइन इज कंप्लीटेड, जैसे कोडिंग तभी स्टार्ट होगी जब डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कोडिंग, जो डिज़ाइनिंग है या जो कोडिंग है वो डिज़ाइनिंग पे डिपेंडेंट है। जब तक डिज़ाइनिंग नहीं होगी तब तक कोडिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंडेंसी फाइंड आउट की हमने। देन उसके बाद उनका टाइम कैलकुलेट करेंगी, कोडिंग में कितना टाइम लगेगा, टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा या डिज़ाइनिंग में कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेट हाउ मच टाइम ईच एक्टिविटी विल टेक। जैसे मेथड, कोई भी मेथड यूज़ कर लो, जैसे एक्सपर्ट जजमेंट मेथड यूज़ कर लिया या पास्ट एक्सपीरियंस मेथड यूज़ कर लिया, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को असाइन कर रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उन्हें क्या क्या चाहिए, ह्यूमन या टूल्स या बजट, डेवलपर्स, टेस्टर चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए या जो भी चाहिए हम उनको असाइन कर देंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप शेड्यूल, उसके बाद हम शेड्यूल को डेवलप करेंगे, यानी कि क्रिएट द एक्चुअल शेड्यूल, एक्चुअल शेड्यूल को हम क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। देन आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जो सबसे लंबा पाथ होता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है प्रोजेक्ट नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। इट डिटरमाइंस द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये बताता है कि मिनिमम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कितना तो लगेगा ही लगेगा। देन एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ इक्वल्स टू डिले इन द एंटायर प्रोजेक्ट, अगर किसी भी क्रिटिकल पाथ में डिले हुआ यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में डिले है। देन लास्ट में मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे, ट्रैक करेंगे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, रेगुलरली कंपेयर करेंगे जो हमने प्लान किया है और जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको। देन लास्ट में हम उसके एडजस्टमेंट कर देंगे, अगर कोई डिले आता है तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। तो सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग पढ़ना है, ये क्या होता है। सीक्वेंसिंग मीन्स अरेंजिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन द करेक्ट ऑर्डर। सीक्वेंसिंग का मतलब हमें समझ में आ गया कि सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ है उनको उनके करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। सिंपल वर्ड्स में ये हमें बताता है कि कौन सा टास्क पहले होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे।
कब होना चाहिए, उसको सीक्वेंस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये आइडेंटिफाई करता है डिपेंडेंसीज को टास्क के बीच में। हेल्प्स आंसर विच टास्क कम्स बिफोर और आफ्टर अनदर, ये हेल्प करता है इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि कौन सा टास्क किस टास्क के बाद आएगा या किस टास्क से पहले आएगा। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज कितनी होती हैं, मेनली 4 टाइप्स की डिपेंडेंसीज होती हैं। फिनिश टू स्टार्ट यानी कि FS, जिसको हम बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टास्क बी स्टार्ट्स आफ्टर टास्क के फिनिशेस। टास्क बी तब स्टार्ट होगा जब टास्क के कंप्लीट हो जाएगा। सपोज ये टास्क ए है, ये टास्क बी है, ये बी ये ए, तो ये बी तब स्टार्ट होगा जब टास्क ए कंप्लीट हो चुका होगा, जो कि कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। देन आता है स्टार्ट टू स्टार्ट, SS, टास्क बी स्टार्ट्स व्हेन टास्क ए स्टार्ट, टास्क भी उसी के साथ स्टार्ट होगा जब टास्क ए स्टार्ट होगा। देन आता है फिनिश टू फिनिश, यानी कि टास्क बी फिनिशेस व्हेन टास्क ए फिनिशेस, टास्क भी तब फिनिश होगा जब टास्क ए फिनिश होगा। स्टार्ट टू फिनिश रेयर होता है सबसे, यानी कि टास्क भी फिनिशेस व्हेन टास्क ए स्टार्ट, टास्क भी तब स्टार्ट होगा जब टास्क भी तब फिनिश होगा जब टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। ये टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होते हैं, सपोज करो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसके बाद डिज़ाइनिंग है, उसके बाद कोडिंग है, उसके बाद टेस्टिंग है। ठीक है, ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था SDLC में। पहले हम एनालाइज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं। तो हेयर ईच स्टेप डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन, हर स्टेप पिछले वाले स्टेप पे डिपेंडेंट है। डिजाइनिंग किस पे डिपेंडेंट है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे, कोडिंग डिजाइनिंग पे, टेस्टिंग कोडिंग पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं, तो हम इसी को बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में अरेंज करना कि पहले हम एनालाइज करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन सा टास्क पहले होना है, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे, उनको करेक्ट ऑर्डर प्रोवाइड करा रहे हैं। देन आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम टाइम फ्रेम्स को असाइन करते हैं, यानी कि स्टार्ट और फिनिश डेट दे दी, शेड्यूलिंग दे दिया, स्टार्टिंग डेट भी देंगे और फिनिशिंग डेट भी देंगे हर एक्टिविटी को। ये डिटरमाइन करता है कि ईच टास्क विल अकर, कब एक टास्क अकर होगा, कब कंप्लीट होगा। शेड्यूलिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हेन ईच टास्क ऑफ ए प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एंड फिनिश। ये शेड्यूलिंग बताता है कि एक टास्क कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा। सपोज यू आर मेकिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सपोज करो कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने 2 दिन दिए, डिजाइनिंग में 3 दिन, कोडिंग में 5 और टेस्टिंग में 3 दिन। नाउ यू फिक्स डेट, अब आप डेट को फिक्स कर रहे हो किसके अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर। आपने बोला 2 दिन लगेंगे, तो हमने क्या किया, एनालिसिस में 1 से 2 जून तक हमने एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट डिज़ाइनिंग में हमारे 3 दिन लग रहे थे, तो हमने 3 से 5 तारीख तक, 5 जून तक 3 दिन डिज़ाइनिंग को दे दिए। ऐसे ही कोडिंग को, टेस्टिंग को। तो ये जो कंप्लीट टाइम प्लान है, ये जो हमने कंप्लीट टाइम प्लान बनाया है 1 से 2 जून तक, 3 से 5 जून तक, 6 से 10 जून तक, इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग, यानी कि स्टार्ट डेट भी देना और फिनिश डेट भी देना, तो वो क्या होगा, शेड्यूलिंग हो गया। इट डिसाइड्स स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, ये डिसाइड करता है स्टार्ट टाइम भी और एंड टाइम भी हर एक्टिविटी का। इट हेल्प्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये हेल्प करता है कि आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो पर्टिकुलर टाइम पे। ये टाइम लेता है, रिसोर्सेज लेता है और टास्क का ऑर्डर को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स एक टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को एक डायग्राम की हेल्प से। सिंपल वर्ड्स में ये एक ग्राफिकल या डायग्राम हो गया जो हमें शो करता है ऑल प्रोजेक्ट टास्क को और उनके ऑर्डर को, सीक्वेंस को। इट शोज हाउ ऑल टास्क आर कनेक्टेड एंड इन वॉट ऑर्डर दे विल हैपन, ये बताता है कि कैसे टास्क को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से और किस ऑर्डर में ये कनेक्ट होंगे, ये पूरा बताता है। नेटवर्क मतलब हमें क्या हो गया, एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें हमें नेटवर्क बनाना है। आपको क्या दे दिया, टास्क दे दिया, अब आपको उससे डायग्राम बनाना है। अभी हम सीखेंगे कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो 2 टाइप्स के नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं। तो अब यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है, हमारे 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक्टिविटी ऑन एरो यानी कि AO, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AOA, एक्टिविटी ऑन एरो। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी ऑन नोड यानी कि AON।
एक्टिविटी ऑन एरो का क्या मतलब होता है, एक्टिविटीज जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं एरो से, एक्टिविटी ऑन एरो यानी कि एक्टिविटी रिप्रेजेंट होंगी एरो से, और नोड्स रिप्रेजेंट होंगी इवेंट से, एंड नोड्स रिप्रेजेंट इवेंट्स यानी कि स्टार्ट और एंड पॉइंट्स, एरोज से एक्टिविटीज और नोड्स यानी कि सर्कल से इवेंट्स। जैसे ये सर्कल से क्या रिप्रेजेंट होगा, नोड्स, ये नोड 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एरोज से क्या रिप्रेजेंट होगी, एक्टिविटीज। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा नोड से रिप्रेजेंट होती है क्या, सर्कल्स। तो ये सर्कल्स क्या हैं, ये नोड्स है, ये नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड। अब ये जो ए बी सी, ये जो एरोज हैं, एरोज से रिप्रेजेंट होती हैं हमारी एक्टिविटीज। तो ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी है। तो ये क्या हो गया, एरोज से एक्टिविटीज रिप्रेजेंट होते हैं और नोड से हमारे सर्कल्स यानी कि इवेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। लेट से एक्टिविटी ए है जिसमें हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं एक्टिविटी ए के अंदर, बी के अंदर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और सी के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, बी ए पर डिपेंडेंट होगी, सी बी पर डिपेंडेंट होगी। तो ये इसका AOA बनेगा यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। अभी हम और कंस्ट्रक्ट करेंगे। ईच एरो ए बी सी इज एन एक्टिविटी। जो भी एरोज हैं ए बी और सी वो एक्टिविटीज़ हैं, और जो नंबर्स हैं वो नोड्स हैं या इवेंट्स हैं, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है। नेक्स्ट सेकंड टाइप होता है एक्टिविटी ऑन नोड, AON। इस मेथड में क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं नोड्स के अंदर, और एरो शो करते हैं डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क। नोड्स यानी कि बॉक्सेस के अंदर, ये नोड्स है तो बॉक्स के अंदर होगा, और जो एरोज हैं वो लॉजिकल डिपेंडेंसीज रिलेशनशिप्स बताएंगे कि यानी कि बी ए पर डिपेंडेंट है, सी बी पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा 3 चीज़ें यूज़ हो रही थी, ए और 1। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बॉक्स है यही बता रहा है। ठीक है, ये बॉक्स क्या बता रहा है, एक्टिविटीज़। ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। तो ये होता है ईच बॉक्स इज एन एक्टिविटी, हर बॉक्स एक्टिविटी होता है, और जो एरोज होते हैं वो फ्लो ऑफ वर्क बताता है कि किस फ्लो में हो रहा है, इधर की फ्लो में हो रहा है। डिफरेंस क्या होता है AOA और AON में, एक्टिविटीज़ कैसे शो होती हैं, AOA के अंदर एरोज की फॉर्म में, और AON के अंदर नोड्स यानी कि बॉक्सेस की फॉर्म में। डमी एक्टिविटीज़ इसके अंदर कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती, नीडेड नहीं होता। सिंप्लिसिटी AOA कॉम्प्लेक्स होता है और ये ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है। देखो ये ईजी अंडरस्टैंड करने के, और यहाँ पे हमें एरोज भी हैं, बॉक्सेस भी हैं, और फिर एक्टिविटीज़ ऐसे लिखने, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इवेंट शोन एज, इसके अंदर नोट्स में इवेंट शो होते हैं और इसमें कोई एक्सप्लिसिटली शो नहीं होते इवेंट्स। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि फॉरवर्ड पास से न्यूमेरिकल्स आता है और बैकवर्ड पास से। ये टेक्निक्स होते हैं जो हम नेटवर्क डायग्राम्स को यानी कि पार्टी या CPM को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे नेटवर्क बनाते थे ना, अभी पहले हम नेटवर्क बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फॉरवर्ड पास क्या होता है, फॉरवर्ड पास यूज़ करते हैं हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। दो चीज़ें होती हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये दोनों चीज़ें होती हैं, हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से, यहाँ यानी कि यहाँ से, और लेफ़्ट टू राइट चलते हैं ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग लेफ़्ट टू राइट। सेकंड, स्टार्ट टाइम को 0 लेते हैं, ये रहा स्टार्ट टाइम, इसको 0 लेते हैं। अभी और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हर एक्टिविटी का EFT कैलकुलेट करते जाते हैं, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करते जाते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, दोनों को ऐड कर लो, फिनिश टाइम निकल जाएगा। स्टार्ट टाइम आप निकाल चुके हो, उसको ड्यूरेशन को ऐड कर दो, फिनिश टाइम आपका निकल जाएगा। तो ये फॉरवर्ड पास होता है। पहले फॉरवर्ड पास को सॉल्व करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, ये एक्टिविटीज़ है A से लेके I तक, प्रेडिसेसर है और ड्यूरेशन है। अब हमें इससे एरो डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ A है, इसका कुछ नहीं है, तो A हमारा डैश लगा हुआ है, तो A हमारी स्टार्टिंग नोड हो गई, A स्टार्टिंग नोड है। अब देखो A यहाँ है, ये किस पे डिपेंडेंट है, B पे डिपेंडेंट है ना, यानी कि A किस पे जाएगा, B पे। फिर ये इधर चेक करो, ये किस पे डिपेंडेंट है, C पे, तो A से कहाँ जाओगे, C पे। अब B किस पे डिपेंड है, D पे, B D पे, B से D पे जा रहे हैं, B से D पे जा रहे हैं। सेम B से E पे भी जा रहे हैं, B से E पे जा रहे हैं। C से F पे, ये C है, इस C से F पे जा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे E और D से, दोनों से G पे जा रहे हैं, E से भी और D से भी, तो ये E है, ये D है, दोनों से हम कहाँ पे जा रहे हैं, G पे जा रहे हैं। नेक्स्ट E और F दोनों से हम कहाँ जा रहे हैं, H पे, इस E से निकालो और इस
एफ से निकालो, ये वाला जो एफ है, दोनों से कहाँ जा रहे हैं, एच पे जा रहे हैं। देन एच और जी, एच ये है, जी ये है, इससे कहाँ पे जा रहे हैं, आई पे। तो ये हमारा बन गया एरो डायग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और तो हमने एरो डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था अर्ली स्टार्ट होता है, अर्ली फिनिश होता है, लेट स्टार्ट होता है, लेट फिनिश। तो सबका हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, फॉरवर्ड के अंदर। बैकवर्ड के अंदर क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं और लेट फिनिश कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद लेट स्टार्ट। यानी कि फॉरवर्ड पास के अंदर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, बैकवर्ड के अंदर ये कैलकुलेट करेंगे लास्ट से फर्स्ट पे। तो पहले लिखते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसी डायग्राम से, ये डायग्राम है, इसी डायग्राम से हमने सेम ये बनाया जिसमें हमने अर्ली स्टार्ट, एक्टिविटी, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, ड्यूरेशन और लेट फिनिश। इस डायग्राम से हमने ये ऐसे डायग्राम बनाया। देखो ए था, इस पे ए लिखो, यहाँ पे देखो ये ए है ना, यहाँ पे ए लिखो। ए के से किस पे जा रहे हैं, बी पे, यहाँ बी, बी से यहाँ पे डी, डी के बाद ई पे, ठीक है, ई के बाद जी यहाँ आएगा, आई, क्योंकि एक्टिविटीज़ मिडल में होनी है तो हम मिडल वाले बॉक्स में एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं, एक्टिविटीज़ का नाम। फिर एच, यहाँ एफ, यहाँ हमारा सी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन लिखते हैं इससे नीचे वाले बॉक्स में, इसमें। तो ए की ड्यूरेशन कितनी है, 10, ए के बॉक्स में लिखो 10। बी की ड्यूरेशन कितनी है, यहाँ पे देखना है 15। सी की ड्यूरेशन 3, डी की ड्यूरेशन 8, 9, ई की ड्यूरेशन 7, एफ की 6। ऐसे ही सबकी ड्यूरेशन लिखनी है हमें पूरी। ये 15 है, आई की 5 है और जी की 10 है। हमने ड्यूरेशन लिख ली, यहाँ पे सबकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में, स्टार्ट टाइम जो होता है वो हमारा 0 होता है फर्स्ट में, यानी कि ए का स्टार्ट टाइम हो गया 0, ये 0 हो गया। अब हम इधर की तरफ चलेंगे और इधर की तरफ चलेंगे दोनों, क्योंकि इससे दोनों पे जा रहे हैं। तो अब हमारा ये 0 हो गया। अब हम चेक करेंगे ए का लास्ट टाइम, ए का अर्ली फिनिश। ए का अर्ली फिनिश चेक करो, 10 है ना फिनिश, तो ए का अर्ली फिनिश हो गया 10। अब हम अर्ली फिनिश क्या हो गया 10। अब इसका हमें क्या निकालना है, अर्ली स्टार्ट और इसका अर्ली स्टार्ट। तो अर्ली स्टार्ट इसका अगर 10 है, यहाँ पे 10 है अर्ली स्टार्ट, तो इन दोनों का अगर अर्ली फिनिश इसका 10 है तो इनका अर्ली स्टार्ट होगा 10 और इसका भी होगा 10, ठीक है। अब 10 हो गया। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसको अर्ली स्टार्ट को और ड्यूरेशन को ऐड कर लो। ये हमारा अर्ली स्टार्ट है, ये ड्यूरेशन है, दोनों को ऐड कर लो, 10 और 15 25। ऐसे ही इनको ऐड कर लो, 10 और 3 13। ये हमारे कैलकुलेट हो गए। अब इसका जो फिनिश है वो इसके लिए स्टार्ट होगा 13, लिख दो यहाँ पे एज इट इज़। ऐसे ही 25 है, इसका जो फिनिश है वो इन दोनों के लिए स्टार्ट होगा 25 25। अब 25 और 8 को ऐड करेंगे 33, ऐसे ही 25 और 7 को ऐड करेंगे 32। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगे, 32, 33 और 32, दो हैं। इसकी फिनिश 33 है, इसका फिनिश 32 है। तो अब कौन सा लिखें इसका स्टार्ट, ये कन्फ्यूज़न है, ये लिखें या ये लिखें। तो हम मैक्सिमम लिखते हैं, 33 मैक्सिमम है 32, तो 33 मैक्सिमम है 33 यहाँ पे लिख लिया। 33 और 10 43। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से जाओ 32 से, ये कितना हो गया हमारा 32, और 32 और 15 47। देखो एक वैल्यू यहाँ से जा रही है इसके पास, एक वैल्यू यहाँ से आ रही है इसके पास। तो चेक करो 43 मैक्सिमम है या 47 मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कौन सा, 47। 47 और 5 को ऐड कर दो 52। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड पास कंप्लीट, ठीक है। अब ये दो बॉक्सेस बचे जो किस चीज़ के हैं, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। देखो यहाँ पे ये लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के बॉक्सेस हैं, ये बचा है, ये हमें कंप्लीट करना है। तो फॉरवर्ड पास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम बैकवर्ड पास करना है। बैकवर्ड पास हम यूज़ करते हैं लेट स्टार्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए और लेटेस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड से राइट टू लेफ्ट चलते हैं, एंड टाइम लेते हैं, टोटल प्रोजेक्ट का टाइम, और जैसे इसमें प्लस करते थे इसमें माइनस करेंगे ड्यूरेशन में से। तो ये रहा, सेम ऐसे ही करेंगे। अभी हमारे ये कैलकुलेट होके आ गए थे यहाँ तक।
अब हम बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो जैसे उसमें 0 लिया था हमने, यहाँ पे सेम 52 है तो 52 ही रहेगा। 52 आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि LFT, यानी कि हमारा क्या हो गया, लेट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशन माइनस कर दो। तो लेट फिनिश टाइम लास्ट बैक इसमें होता है, ड्यूरेशन यहाँ होती है। तो लेट फिनिश में से ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 52 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47। यहाँ तक हो गया 47। अब वापस जाना है इस पे और इस पे, तो कैलकुलेट करो, ये 47 आ गया, ये 47 आ गया। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे हमारा ये बचा है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 47 था, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 47 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये 47 था, यहाँ पे हमारा 47 है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 47 सेम। 47 आ गया, 47 में से 10 गए 37। ऐसे ही यहाँ पे लिखो 47 में से 15 गए 32। वापस बैक ट्रैक करो, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ आएगी। ये 32 है, ये 32 है, तो यहाँ पे भी 32 आएगी। अब 32 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 आ गया। नेक्स्ट, अब हमारा बैक ट्रैक करेगा, हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये भी निकाल ली। अब हमें वापस से बैक ट्रैक करना है यहाँ पे, यहाँ। तो ये कितना है हमारा, 37 है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 37। 37 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 29। अब 29 यहाँ से बैक वापस जाएंगे, इस पे यहाँ से भी वापस आ रहे हैं, तो देखो तुम्हें 32 वैल्यू रखनी है यहाँ पे या 25 वैल्यू रखनी है। तो हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, स्मॉल एस, जो यहाँ पे होती है। ये 25 है ना, तो यहाँ पे भी 25 आएगी। 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 आएगा। यहाँ पे 10 रखें वैल्यू, एक ही वैल्यू है, 10 रखेंगे तो 10 में से 10 गए 0। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ पे कितना है, लास्ट वाली वैल्यूज कितनी है, 32 है ना ये वाली, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 32। ये तो 19 था, 32 आया। 32 में से 6 गए, यहाँ पे कितने बचे, 26। ऐसे ही यहाँ पे लिखो क्या वैल्यू है, 26 वैल्यू है, तो 26 यहाँ लिखेंगे। 26 में से 3 गए, 23। यानी कि आपको क्या चेक करना है, फॉरवर्ड पास में आप क्या कर रहे थे, ये वाली जो वैल्यू है लास्ट वाली, इसको चेक कर रहे थे, 10 रखा, यहाँ पे 25 था तो 25 पुट किया, यहाँ पे 32 और 33 दो वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम है वो पुट की। यानी कि आप ये वाली वैल्यू, अर्ली फिनिश वाली वैल्यू चेंज करते जा रहे हो, रखते जा रहे हो। यहाँ पे आप उल्टा करोगे, आप कौन सी वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है। सपोज यहाँ हमारी 25 आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या रखी है, 25 रखी है। हम रिवर्स करते जाएंगे वैल्यूज़ को। तो ये हमारा क्या होता है, बैकवर्ड पास। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड हम यूज़ करते हैं लॉन्गेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कितना, हाउ मच टाइम मिनिमम प्रोजेक्ट लेगा, कितना टाइम लेगा, वो बताता है क्रिटिकल पाथ। थिंक ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइक ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज ऑफ स्टेप्स में समझना है, कुछ स्टेप्स डिलेड हो सकते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सम स्टेप्स कैन नॉट बी डिलेड एट ऑल। लेकिन कुछ स्टेप्स हम डिलेड नहीं कर सकते, कुछ स्टेप डिले हो सकते हैं, कुछ स्टेप को हम डिले नहीं कर सकते इसके अंदर। These important steps from the critical path, ये important steps थे जो हमने, देखो यहाँ पे हमने लास्ट पेज पे लिखा है ना, न्यूमेरिकल ऑन क्रिटिकल पाथ इज ऑन द लास्ट पेज। देखो क्रिटिकल पाथ पे जो अभी न्यूमेरिकल है वो लास्ट पेज पे है। यहाँ पे देखते हैं, डू CPM क्रिटिकल पाथ मेथड अप्लाई करो, एनालिसिस वाला, और आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल पाथ ऑफ प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है प्रोजेक्ट का। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना है, नेटवर्क डायग्राम। ए डैश लगा हुआ है तो स्टार्टिंग नोड है, ए से बी पे जा रहे हैं, ये रहे, ए से सी पे भी जा रहे हैं, बना दिया। बी से डी पे जा रहे हैं, बी से डी पे, सी से ई पे जा रहे हैं, सी से ई पे, डी और ई दोनों को मिला के एफ पे, डी और ई एफ पे। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, उसमें होता था हमारा ड्यूरेशन भी, बीच में ड्यूरेशन और एक्टिविटी होती थी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। यहाँ पे डी क्या है, ड्यूरेशन है, और एक वर्ड और ऐड हो गया SL स्लैक, और ये ए क्या है, ये एक्टिविटी है। तो ये आपको सेम उसी की तरह करना है। सेम कैलकुलेट किया फॉरवर्ड पास से, उसके बाद बैकवर्ड पास से सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की। वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे,
चेक करोगे स्लेक वैल्यू जो है वो ज़ीरो कौन से पाथ पे है, सारी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो स्लेक वैल्यू कौन सी होती है, स्लेक वाली वैल्यू होती है ये वाली, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू। तो सेकंड रो की सेकंड वैल्यू ज़ीरो है, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये ज़ीरो नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये वाला पाथ चूज़ करोगे, ए बी डी एफ वाला, ए बी डी एफ वाला, ये क्रिटिकल पाथ है। ये हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल आता है कि आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करो किसी प्रोजेक्ट का। तो जिसमें भी स्लेक की वैल्यू ज़ीरो होगी वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। सेम ऐसे ही करना है, इनिशियल वैल्यू पहले आप ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, ड्यूरेशन 5 है तो आपने ऊपर 5 रख दी। ऐसे ही बी की वैल्यू, बी की ड्यूरेशन कितनी है 4, आपने 4 रख दी। डी की वैल्यू, सी की वैल्यू सब आपने ये निकाल ली, ये 5, ये 4, ये 16, 3, 5 और 4, यहाँ तक आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही फॉरवर्ड पास से ये वैल्यू निकालोगे ज़ीरो, स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो होती है और ज़ीरो प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 5। ऐसे ही 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 15, 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा 19। ऐसे ही ये वैल्यू ये दोनों भी आपकी निकल के आ गई, ठीक है, ये वाली। अब ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे क्या करोगे 5 ये वैल्यू पुट करोगे ऐसे ही, तो 5 प्लस 5 10 हो गए, ये वैल्यू आ गई। अब ये 10 वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 10 प्लस 3 13, ये यहाँ आ गए। अब आपको दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, 15 या 13, कौन सी वैल्यू लोगे 15, यानी कि जो आपकी इस कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो आपकी लास्ट वाली वैल्यू होगी। 5 वाली जो है वो यहाँ आएगी, ये जो 5 है वो यहाँ जाएगी, ये जो 9 है वो इसकी वैल्यू बनेगी, ये 10 इसकी वैल्यू, 15 15 की 13 और 15 में से एक वैल्यू जाएगी क्योंकि दोनों एक, ठीक है। ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप सेकंड रो कैलकुलेट करोगे, तो सेकंड रो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैकवर्ड पास करते हैं हम, बैकवर्ड पास की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने फॉरवर्ड पास अप्लाई किया, अब बैकवर्ड पास में क्रिटिकल पाथ के लिए हम क्या करेंगे, देखो 19 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि फिनिश टाइम ये है, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम आता है 19 का 19 लिखा। अब यहाँ पे क्या आता है, ये आता है हमारा सिलेक्ट। तो सिलेक्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे ज़ीरो कैसे आया, देखो सिलेक्ट टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश को माइनस कर दो, यानी कि इसमें से इसे, तो 19 में से 19 गए, कितना आया 0, 0 आ गया। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी 19 में से 4, यानी कि लेटेस्ट फिनिश में से ड्यूरेशन, देखो लेटेस्ट फिनिश में से ड्यूरेशन, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 19 में से 4 गए 0। ये वाली वैल्यू कैसे आई थी, 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 आएगा यहाँ पे, और फिर 19 में से 4 माइनस करोगे तो 15, तो बैकवर्ड जाओ, ये इधर भी जाएगी वैल्यू इधर भी, तो ये जो 15 है ये इसकी वैल्यू भी बनेगी और इसकी वैल्यू भी। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, 15 में से 15 गए 0, 13 15 में से 13 गए, कितने बचे 2। अब ऐसे ही इसमें से ये माइनस करोगे, कितना गया, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, फॉर्मूला होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश में से ड्यूरेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आया 0। ऐसे ही फिर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किस में से क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, हमें वो चेक करना है। तो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं कि एसएल का फॉर्मूला होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, और लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे, हमने वैल्यू लिखी 13, 13 में से 15 गए 2, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 3 गए 12, यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, पीछे वाली वैल्यू पे, इसकी जो 12 वैल्यू है वो इसके लिए वैल्यू होगी, तो 12 एज इट इज़ लिखेंगे। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब वापस से पीछे जाएंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू भी पीछे जाएगी, तो इसकी जो 9 वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 4 गए 5। अब चेक करो 5 वैल्यू है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों इसकी वैल्यू हो जाएंगी ये वाली 5, 5 में से 5 गए 0, और 5 में से ये वाले 5 गए 0। तो यहाँ पे क्या पाथ बना, ये वाला पाथ, ए बी डी और एफ, ये होता है क्रिटिकल पाथ। मैंने यहाँ पे नोट्स में बाय मिस्टेक 16 लिख दिया था, तो आप एक बार करेक्ट कर लेना, ये 6 है।
तो ये होता है क्रिटिकल पाथ का न्यूमेरिकल जो आता है आपका, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। और आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड पास भी पढ़ लिया, अगर उसका भी न्यूमेरिकल आता है तो अब आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट शेड्यूल। कॉस्ट शेड्यूल क्या होता है, ये एक प्लान होता है जो शो करता है कि कितनी मनी लगेगी एक प्रोजेक्ट में, कितना मनी हमें स्पेंड करना होगा और वो मनी कब स्पेंड करना है हमें, क्या टाइमलाइन है उस मनी को स्पेंड करने के लिए। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ ओनली नोइंग टोटल कॉस्ट वी ऑल्सो डिसाइड, हमें ये नहीं पता, सिर्फ यही नहीं पता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितनी मनी नीडेड है एट विच स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, और कौन से स्टेज पे हमें वो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे कौन से स्टेज पे हमें वो नीडेड है। एग्जाम्पल, सपोज करो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, मंथ 1 में 20,000, मंथ 2 में 30,000, मंथ 3 में 25,000। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ओवर टाइम इक्वल्स टू कॉस्ट शेड्यूल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट शेड्यूल बोल रहे हैं। ये क्या करता है, कंबाइन करता है कॉस्ट प्लस टाइम को और हेल्प करता है बजट प्लानिंग में। तो ये होता है कॉस्ट शेड्यूल। अब आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम रिस्क को, तो वो आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर। है हमारा रिस्क प्लानिंग, कि हम रिस्क प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को हमने असेसमेंट भी कर लिया, उसको चेक भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिस्क की प्लानिंग करनी है। रिस्क प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना है एडवांस में वॉट यू विल डू इफ़ ए प्रॉब्लम हैपन्स। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप उसकी प्लानिंग करके चलो कि अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो उसकी पूरी प्लानिंग जो होती है वो आती है रिस्क प्लानिंग के अंदर। डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट यू विल डू इफ़ ए प्रॉब्लम हैपन्स। सिंपल आइडिया क्या हुआ, आफ्टर फाइंडिंग रिस्क, चेक किया आपने, फाइंड किया यानी कि रिस्क आइडेंटिफाई किया। अब आपने चेक किया कि वो कितना सीरियस है यानी कि रिस्क असेसमेंट किया। ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन है और ये रिस्क असेसमेंट है, आपने दोनों कर लिए। नाउ वी आस्क, अब हम पूछते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम अकर हुई तो व्हाट इज़ योर आवर प्लान, तो हमारा प्लान क्या होगा। तो वो आता है रिस्क प्लानिंग के अंदर। सपोज एग्जांपल लो, सपोज यू आर मेकिंग ए प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, रिस्क है कि लैपटॉप क्रैश हो सकता है। आपने रिस्क की प्लानिंग की कि अगर लैपटॉप क्रैश होता है तो सेव करना होगा आपको वो क्लाउड पे वर्क, ताकि आपका जो वर्क है वो लॉस ना हो। तो आपने वो क्लाउड पे स्टोर किया यानी कि गूगल ड्राइव पे। की बैकअप ऑन पेन ड्राइव, आपने एक और प्लानिंग की कि हम इसका बैकअप लेके रखते हैं अपनी पेन ड्राइव में। तो ये क्या होगा, ये पूरी प्लानिंग हो गई कि अगर कोई रिस्क आता है तो आप उसकी पहले ऑलरेडी ही प्लानिंग करके चल रहे हो। सो इफ़ लैपटॉप क्रैशेज योर वर्क इज सेफ, तो अगर आपका लैपटॉप क्रैश होता है तब भी आपका वर्क सेफ रहेगा। 4 सिंपल वेज होते हैं, 4 सिंपल तरीके होते हैं इसको हैंडल करने के। अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट। अवॉइड में क्या करोगे, आप रिस्क लो ही मत, डोंट यूज़ रिस्की सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर रिस्की सॉफ्टवेयर यूज़ करो ही मत। देन सेकंड आता है रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर मेक द रिस्क स्मॉलर, रिड्यूस कर दो रिस्क को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो। डू रेगुलर टेस्टिंग, डेली टेस्टिंग करते जाओ ताकि स्मॉलर स्मॉलर रिस्क आप चेक कर पाओ। देन ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र के मतलब क्या हुआ, गिव रिस्क टू समवन एल्स, जो आपका रिस्क है वो किसी और को दे दो, जैसे टेक इंश्योरेंस ले लो। देन एक्सेप्ट आता है यानी कि रेडी रहो अगर कोई रिस्क आता है उसके लिए। स्मॉल डिले की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके है, उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपने प्लानिंग कर ली, अब आपको मैनेज करना है, मीन्स हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। अब आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है एक प्लान्ड वे में, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट पे आपके हार्म ना हो। इट मीन्स फाइंड प्रॉब्लम्स अर्ली एंड हैंडल दैम, कि आप प्रॉब्लम्स को जल्दी फाइंड करो और उसको हैंडल करो प्रॉपरली, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो फेल ना हो सके। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है रिस्क को आइडेंटिफाई। हमने पढ़ा था ना अभी कैसे करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि चेक करते हैं कि क्या रिस्क आ सकता है, क्या रिस्क है हमारे उसमें, उसको असेसमेंट करना, अगर कोई रिस्क मिल जाता है तो उसको एनालाइज करना कि वो कितना इफेक्ट डालेगा। देन रिस्क प्लानिंग, आप प्लानिंग कर रहे हो, एंड देन लास्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग। रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ा कि आपको सारे पॉसिबल रिस्क फाइंड आउट करने हैं। रिस्क असेसमेंट में चेक करना है कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट के लिए। देन रिस्क प्लानिंग करनी है, रिस्क की डिसाइड करना है कि क्या क्या एक्शन आपको लेने हैं।
रिस्क मॉनिटरिंग यानी कि अब मॉनिटर करना है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना है रिस्क को, अपने प्रोजेक्ट में चेक करना है अगर कोई न्यू रिस्क अपीयर हो रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका एक प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जिसमें रिस्क है टीम मेंबर ने लीव कर दिया वो प्रोजेक्ट, ये आपका रिस्क है। अब असेसमेंट क्या है, असेसमेंट आपने चेक किया कि मीडियम चांस है और हाई इम्पैक्ट है, यानी कि कुछ मीडियम चांस है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो हाई पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग करके चलनी होगी एक बैकअप डेवलपर की, कि आपके पास अगर वो छोड़ के जाता है, एक मेंबर लीव करता है, तो आपके पास एक बैकअप डेवलपर हो ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। प्लानिंग हो गई। मॉनिटरिंग में क्या करना, ट्रैक टीम परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग में आप ट्रैक कर रहे हो टीम की परफॉर्मेंस को। दिस कंप्लीट प्रोसेस इक्वल्स टू रिस्क मैनेजमेंट, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब आती है पर्ट टेक्निक। पर्ट मतलब पी मतलब प्रोग्राम, इवैल्यूएशन, रिव्यू, टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये एक मेथड होता है जिसमें आप प्लान करते हो, शेड्यूल करते हो और कंट्रोल करते हो प्रोजेक्ट को। ए मेथड टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट टाइम व्हेन एग्जैक्ट टाइम इज नॉट नोन, अभी आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आपको एक एस्टिमेट प्रोजेक्ट टाइम निकालना है कि कितना प्रोजेक्ट में टाइम लग सकता है। तो वो क्या होता है, पर्ट टेक्निक की हेल्प से आप निकाल सकते हो। मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम तो अभी नहीं पता है कि कितना लगेगा, लेकिन आपको एस्टिमेट प्रोजेक्ट टाइम निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। पर्ट हेल्प्स आंसर हाउ लॉन्ग विल द प्रोजेक्ट टेक इफ द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, ये हमें आंसर देता है कि कितना लंबा एक प्रोजेक्ट चलेगा अगर टाइम फिक्स नहीं है तब। की कॉन्सेप्ट क्या है, पर्ट इन पर्ट वी डोंट जस्ट वन टाइम, वी टेक 3 एस्टिमेट्स, हमारे पास सिर्फ एक टाइम नहीं होता, हम 3 एस्टिमेट्स लेते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम, एक पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि मिनिमम टाइम जो बेस्ट केस है, मोस्ट लाइकली टाइम जो नॉर्मल टाइम है जितना नॉर्मल टाइम लगेगा, पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि मैक्सिमम टाइम, ये बताता है कि कितना मिनिमम टाइम लग सकता है, लास्ट वाला बताता है कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, और ये नॉर्मल टाइम बताता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को टी ओ से, मोस्ट लाइकली टाइम को टी एम से, और पेसिमिस्टिक टाइम को टी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट टाइम, नॉर्मल टाइम और वर्स्ट टाइम। तो यहाँ फॉर्मूला होता है टी ई यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम का, टी ओ यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 TM मोस्ट लाइकली टाइम की 4 से मल्टीप्लाई प्लस टी पी यानी कि वर्स्ट वाले की अपॉन 6, ये हमें बताता है एक्सपेक्टेड टाइम। जैसे सपोज करो T0 की वैल्यू 2 डेज है, TM की 4, TP की 8 डेज, तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालो तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अप्रॉक्स 4.33 डेज आ जाएगा इसकी हेल्प से, यानी कि इतना टाइम लगेगा हमें। पर्ट यानी कि 3 टाइम एस्टिमेट टेक्निक होती है अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए। 3 टाइम एस्टिमेट क्यों, क्योंकि T0, TM और TP आपको 3 टाइम गिवन है इसलिए। देन आता है मोंट कार्लो सिमुलेशन। मोंट कार्लो सिमुलेशन एक टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए रिस्क को और अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए एक रनिंग मॉडल में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल रैंडम वैल्यूज़ लेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले ली हमने, ऐसा नहीं है कोई फिक्स है, हम कोई भी एक रैंडम वैल्यूज़ लेंगे और उससे पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे। ये एनालाइज करता है कि कितना रिस्क हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन फिक्स्ड वैल्यू, इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू लेने की जगह हम क्या लेते हैं, वी आस्क व्हाट आर ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ इनपुट्स कीप चेंजिंग, अगर इनपुट को हम चेंज करते जा रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, ये बताता है मोंट कार्लो सिमुलेशन। सो वी टेक ए रेंज ऑफ वैल्यूज़, तो हम एक रेंज लेते हैं वैल्यूज़ की, जनरेट करते हैं रैंडम वैल्यूज़ और रन करते हैं अपने प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद लास्ट में हम रिजल्ट को स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, मिनिमम टाइम 10 दिन है, मैक्सिमम टाइम 20 दिन है। वी विल सैमुलेट 5 रन्स यूजिंग रैंडम वैल्यूज़, 5 रन्स है, 5 वैल्यूज़ ली हमने, रैंडम वैल्यू लेनी है 0 से 1 तक, हमने कोई भी रैंडम वैल्यू ली, 0.2583 कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ आप ले सकते हो। अब टाइम दे रखे है डेज, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 13, 17, तो अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे किसका, 12, 15, 18, 13, 17 का, 15 दिन का। मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कौन सा आ रहा है हमारा, 15, यानी कि पॉसिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 18 के बीच में है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है हमारा, 15 आया, यानी कि 15 वाला, ये वाला 0.5 वाली वैल्यू। इट यूजेज मैनी रैंडम वैल्यूज एंड साइमुलेशन, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.5 वाली वैल्यू होगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 15 डेज, तो 15 डेज के सामने वाली वैल्यूज कौन सी है, 0.5।
तो ये होता है मॉन्टे कार्लो। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मीनिंग क्या होता है, हमें रिसोर्स एलोकेट कराने हैं अपने जो प्रोसेस है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हमें क्या कराना है, रिसोर्सेज एलोकेट कराने हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अवेलेबल रिसोर्सेज को असाइन करते हैं, जैसे पीपल को, टाइम को, मनी को, टूल्स को। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम उनको असाइन करते हैं। सपोज आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको वो प्रोजेक्ट दे दिया, यानी कि आपको वो प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, आपको एक रिसोर्स एलोकेट कर दी, तो वो किसके अंदर आता है, रिसोर्स एलोकेशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ हु विल डू वॉट वर्क, कि कौन क्या वर्क करेगा, यूजिंग विच रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, एंड एट वॉट टाइम, और किस टाइम पे करेगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, मटेरियल और टेक्निकल। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमंस, प्रोजेक्ट को ह्यूमंस को एलोकेट कराते हैं, डेवलपर्स, टेस्टर्स और मैनेजर्स प्रोजेक्ट को देते हैं। पीपल हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, जो भी लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं वो आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। टाइम रिसोर्सेज के अंदर हम अमाउंट ऑफ, कितनी अमाउंट ऑफ टाइम जो है प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट है, वो आता है टाइम रिसोर्सेज के अंदर। हर टास्क के पास एक अपना फिक्स शेड्यूल होता है। देन आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कितनी मनी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, सैलरीज, टूल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देन आता है मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि कितने फिजिकल मटेरियल चाहिए, कितने फिजिकल आइटम्स की नीड है प्रोजेक्ट को, वो आता है मटेरियल के अंदर। देन आता है टेक्निकल रिसोर्सेज, यानी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी और टूल्स चाहिए प्रोजेक्ट को। तो रिसोर्सेज कितने हो गए हमारे, ह्यूमन, टाइम, फाइनेंशियल, मटेरियल और टेक्निकल, ये हमारे टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। देन आता है क्रिएटिंग ऑफ क्रिटिकल पाथ्स। क्रिटिकल पाथ्स को क्रिएट करना। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि हमें लॉन्गेस्ट पाथ को फाइंड करना है प्रोजेक्ट नेटवर्क के अंदर। ये बताता है कि कितना मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है एक्टिविटीज़ का, वो डिसाइड करता है टोटल प्रोजेक्ट की टाइम, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। सिंपल वर्ड्स में विच सीक्वेंस ऑफ टास्क विल टेक द मोस्ट टाइम, ये बताता है कि कौन सी सीक्वेंस को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उस पाथ को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। इट मीन्स मेक ए प्रोजेक्ट डायग्राम एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब हुआ कि आपको प्रोजेक्ट डायग्राम बनाना है और उससे लॉन्गेस्ट रूट निकालना है, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल पाथ निकालो, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप लिस्ट करोगे सारी एक्टिविटीज़ को, सारे टास्क लिखोगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, ABCD जो भी एक्टिविटीज़ होनी है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे सीक्वेंस को कि किस सीक्वेंस में वो होंगी। उसके बाद आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे, एक्टिविटीज़ को, एरोज़ को, नोट्स को बनाओगे। उसके बाद आप टाइम असाइन करोगे कि ए एक्टिविटी को 3 दिन लगेंगे, बी को 5 दिन, सी को इतने दिन, सबको आप टाइम एलोकेट करा दोगे। उसके बाद फाइंड करोगे सारे पाथ्स को, ट्रेस करोगे सारे पॉसिबल पाथ्स को स्टार्ट से लेके लास्ट तक। कैलकुलेट करोगे टोटल टाइम हर पाथ का और आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये क्या होता है, क्रिटिकल पाथ। ये न्यूमेरिकल आता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड अप्लाई करो और वैल्यू कैलकुलेट करो कौन सा पाथ आएगा। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वैल्यूज़ आएंगी। ये आप नोट्स में चेंज कर लेना है, यहाँ पे 6 है और ये फॉर्मूलेज हैं, 2 फार्मूला है, SL और LS। SL मतलब यहाँ पे लिखा है देखो, SL यानी कि LS लेट स्टार्ट और LF लेट फिनिश, ये इस डायग्राम में होता है। फर्स्ट वैल्यू ES, EF, LS, LF, ये ड्यूरेशन और ये उसका स्लैक टाइम। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 SPM की कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। अब हमें पढ़ना है कि किसके की फीचर्स क्या होते हैं। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, रिस्क आइडेंटिफाई यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अभी आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके फीचर्स क्या हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो ये क्या करता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। रिस्क जो है वो गैस नहीं करने होते रैंडमली। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप गैस करे जा रहे हो, आपने गैस किया कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, नहीं। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रक्चरल मेथड का यूज़ करके कोई भी एक स्ट्रक्चरल वे निकालो और उससे आप फाइंड आउट करो कि क्या क्या
आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसके अंदर। कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, ये हर टाइप के रिस्क को कवर करता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, स्ट्रैटेजिक रिस्क हो या एक्सटर्नल रिस्क हो, सभी टाइप के रिस्क को वो आइडेंटिफाई करता है। इंक्लूड्स करता है बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, दोनों को, थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ को भी। अब थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ से क्या मतलब है, इसका मतलब है वाइल मोस्ट रिस्क आर नेगेटिव, ज़्यादातर रिस्क हम सबको पता है नेगेटिव होते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल करके चलो, आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, अभी प्रोजेक्ट पे वर्क करते करते आपको एक रिस्क अकर हुआ कि ये तो प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको लगा कि हाँ, इससे मेरे प्रोजेक्ट और इन्हेंस हो सकता है, मैं और फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, ये रिस्क अकर होने के बाद भी। तो वहाँ से आपको क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो आपके लिए कैसा रिस्क हुआ, पॉजिटिव रिस्क हुआ, उसने आपको हेल्प की। तो ये दो टाइप के भी हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव थ्रेट की तरह काम करते हैं और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की तरह काम करती हैं। अब टाइप्स ऑफ रिस्क देखो, हमने पढ़ा था ना, हम सारे टाइप्स के रिस्क को कवर करते हैं, लेकिन ये टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो मेन टाइप्स कितने होते हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में क्या होता है, ये रिलेटेड होता है टेक्नोलॉजी से, डिज़ाइनिंग से या इम्प्लीमेंटेशन से, इन सब से रिलेटेड होता है। डायरेक्टली अफेक्ट करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और परफॉर्मेंस को। क्यों, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। सपोज आपकी टेक्नोलॉजी ही फेल हो गई तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ही अफेक्ट हो गई उसकी वजह से। देन आता है प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर क्या होता है, जो प्लानिंग से रिलेटेड होता है, शेड्यूलिंग से रिलेटेड होता है, रिसोर्सेज या हमारे बजट से बाहर है, तो वो क्या होता है, वो प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर आता है। देन आता है पीपल रिस्क। पीपल रिस्क के अंदर जो टीम लीडर्स, टीम मेंबर्स या मैनेजमेंट होता है जिसमें पीपल इन्वॉल्व हो, अगर उसकी वजह से कोई रिस्क आ रहा है तो वो आता है पीपल रिस्क के अंदर। जैसे पुअर कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम अकर हो सकती है, तो वो पीपल रिस्क के अंदर आता है। देन आता है रिक्वायरमेंट रिस्क। रिक्वायरमेंट रिस्क, सपोज आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट उससे मीटअप नहीं हो पा रही है, उससे मीट नहीं हो पा रही है, तो वो भी किस टाइप का रिस्क है, रिक्वायरमेंट रिस्क है। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क होते हैं या तो वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट रिस्क होते हैं। देन आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क डे टू डे सिस्टम ऑपरेशन होते हैं, जो डे टू डे की वजह से जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से अगर होते हैं। ये हैपन होते हैं या तो सिस्टम यूज़, जब हम यूज़ कर रहे होंगे उसके दौरान या उसके बाद होंगे। अब रिस्क असेसमेंट आता है। अब हमारा क्या हो गया, हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, हमें रिस्क पता चल गया कि ये रिस्क है। अब हमें उसको असेसमेंट करना है, यानी कि उसको एनालाइज करना है। वो क्या कहलाता है, रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना कि जो वो रिस्क अकर हुआ है वो कितना सीरियस है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो वो किसके अंदर आता है, रिस्क असेसमेंट के अंदर। रिस्क असेसमेंट मीन्स चेकिंग हाउ सीरियस ए प्रॉब्लम, यानी कि रिस्क इज बिफोर इट हैपन्स। अब सिंपल आइडिया क्या हो गया, आफ्टर फाइंडिंग रिस्क वी आस्क विल दिस हैपन, प्रोबेबिलिटी। अब हमें रिस्क पता चल गया, अब हम पूछ रहे हैं विल दिस हैपन, क्या ये हो सकता है। इफ़ इट हैपन्स हाउ बैड विल इट विल बी, कि अगर ये हुआ, ये रिस्क हुआ, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम ये एनालाइज करते हैं। पहला, कि क्या ये रिस्क हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये कितना बैड हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो रिस्क का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। तो ये रिस्क असेसमेंट करते हैं। इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है और एक इम्पैक्ट होता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि कितना लाइकली, कितना पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्क हैपन हो, वो रिस्क हो। अगर हाई है यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, मीडियम है या रेयर है यानी कि सबसे कम चांसेस है। ऐसे ही इम्पैक्ट होता है कि कितना इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे वो डालेगा। हाई यानी कि मेजर लॉस होगा या डिले होगा, या मीडियम या लो यानी कि माइनर इशू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिस्क विद हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट इक्वल्स टू वेरी डेंजरस। अगर कोई रिस्क की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर होगा ही होगा और उसमें इम्पैक्ट भी हाई होगा उसका, तो वेरी डेंजरस है। अगर कोई रिस्क है और उसकी कम से कम प्रोबेबिलिटी और कम ही इम्पैक्ट होगा उसके हमारे प्रोजेक्ट पे, तो वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। देन इसके स्टेप्स क्या हैं, टेक रिस्क फ्रॉम रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप रिस्क लो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन से उसकी प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करो, उसकी इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करो, दोनों को इवैल्यूएट किया। अब उसको रैंक प्रोवाइड कर दो, यानी कि प्रायोरिटाइज कर दो रिस्क को कि इसकी 1 प्रायोरिटी और 2 है, 3 है, और जो इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो उस पे आप फोकस करो, फोकस ऑन मोस्ट क्रिटिकल रिस्क।